अच्छा, फिर तो आपका टेस्ट आपको पता है कि इस पर लैब में कौन कौन घर से ले रहा है? घर से ले रहा है समझने की कोशिश करनी है, यही कहीं देना, ठीक है? वैसे पता चलता है। ओके, तो क्या क्या कर रहे थे? ये सर्कुलर में कुछ होमवर्क था? एक्सरसाइज 0 बी पार्ट बताओ पढ़ो। ये करेक्शन हुई भी है यहाँ पे एड्रेस लिखा होना चाहिए। सी पार्ट 7th 4th 4th का डी किस किस का हो गया? ठीक है, तो करेंगे, ठीक है। और 4th के डी में ठीक है, वो बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मैग्नीट्यूड है ना, मान जाता है। तो जैसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे पूछ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल के लिए भी चाहिए तो बी के लिए भी चाहिए। तो ये भी जैसे आपने जब निकाला है, ये मतलब आपने एक तरह से उस इंस्टेंट पे निकाला है जब उस पे ब्रेक लगाई है ना, तो उस इंस्टेंट पे क्या हुआ है कि जो स्पीड है फिलहाल तो 27 है, तो जैसे ही ब्रेक लगाई और क्या हो गया, मतलब टेंजेंशियल में भी आ गई एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल तो है ही है। हाँ स्क्रीन शेयर हाँ जी, तो हो गए एबीसी पार्ट सब? यस सर। चलो डी यहीं पे देख लो। डी सी, जब बच्चों कुछ भी नहीं था डी पार्ट, हमें पता है कि पार्टिकल ऐसे सर्कल में है, आपने निकाल लिया कि एक इंस्टेंट पे उसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0.5 है, सेंट्रीपिटल जो है वो 0.7 आ गई, राइट? तो जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगी? लाइक दिस। एनी डाउट? अब आपको क्या पूछा है? एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है? टेंजेंशियल में होती है। तो आपको तो बेसिकली ये वाला एंगल निकालना था, ठीक है ना? तो ये क्या है, देखो tan थीटा इक्वल टू 7 है, कर सकते हो, बट जब यहाँ सीधा दिख रहा है तो जरूरत ही नहीं पहले वेक्टर वाले को फिर उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ राइट, मतलब ठीक है, मैं मतलब माइनस होना चाहिए, फिर करेक्शन कर लो। ठीक है, समझ गए क्यों? क्योंकि वेलोसिटी से पूछा है, तो वेलोसिटी ऊपर को लेगी तो एंगल ऑफ यूज बनेगा।
आगे बचो। सेवन क्वेश्चन आपको कहा है begins to move with initial acceleration of constant magnitude 0.6 meters per second in a circular path. If it slips, then its total acceleration becomes 1. ठीक है, तो find the angle to which it could have turned before it starts to slip. तो बस कुछ नहीं करना था आपको, आप जो अगर एंगुलर वेरिएबल्स की टर्म्स में सोचें, आपका इनिशियल तो 0 है, ओमेगा इनिशियल 0 है, ठीक है, अल्फा क्या हो गया, रेडियस आपको गिवन नहीं है, तो ओमेगा इनिशियल 0 समझ आ गया सबको। अल्फा जो है आपका वो बन जाएगा 0.6 बाय आर, और आपको ये दिया है कि अल्फा कांस्टेंट है, तो क्या मतलब हुआ, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो आप एट एनी टाइम टी ए टी लिख सकते हो, वो तो अल्फा आ रही है क्योंकि 0.6 ही है, दिया ही हुआ है वो तो। और क्या आप अब ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, और इससे अब आप ए सी लिख सकते हो, ए सी क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है जी, तो अभी आर अपने को पता नहीं है ना, आर पता रहेगा, कोई चक्कर नहीं। अब आपको क्या कंडीशन लगानी है कि एक्सेलरेशन 1 बन जाए टोटल, तो अब क्या करोगे, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट करो, ठीक है। उससे बच्चों आपके पास क्या होगा, ये कुछ T और R में कुछ रिलेशन आ जाएगा, सॉल्व नहीं होगा पूरा क्योंकि दो अननोन है, बट T R में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अपने को वो चीजें काम चल जाएगा कैसे, जब आपने वो रिलेशन पुट कर दिया, अब आपको थीटा निकालना है। थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो वो इस तरीके से निकलेगी वैल्यू कि ये सीधा सीधा यहाँ पुट हो जाएगी और थीटा निकलेगा। प्रैक्टिकली क्या कि बॉडी एक सर्कल में जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ाती जा रही है बॉडी, जैसे आप होता नहीं, अगर हम एक टर्न ले रहे हैं और एक टर्न लेते हुए अगर हम हाई स्पीड पे हो तो ऐसा ना हम स्किड करते हैं, तो वो कंडीशन दी है। आगे बचो। हाँ जी, फर्स्ट अभी छोड़ दो, अभी आएगा, वेट फॉर इट। आगे बाकी हो गए तो बी पार्ट, सी का फर्स्ट भी अभी छोड़ दो। हाँ, तो इसमें जो अगर आप उससे सोचते हो, जैसे आपने प्रश्न बराबर है दिया, उससे तो आपको समझ आ जाएगा कि बी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। वो चीज अभी थोड़ा आगे जाके को समझ आएगी जब हम रोटेशनल पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम में कैसे ऐसा है कि डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट ही रहे। बेसिकली अभी हमने जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनकी डायरेक्शन के बारे में बात की है ना, उनको राइट नाउ हम कैसे समझ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगुलर मोमेंटम में भी ऐसा ही होता है। बेसिकली आप ये सोचो कि अगर जैसे हम सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा ना, तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट ही रहेगी। एट में क्या दिक्कत है, सेंट्रीपिटल फोर्स दी हुई है, mv स्क्वायर बाय आर दिया हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालोगे, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो mv स्क्वायर बाय आर हो गया। उससे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी है, mv स्क्वायर निकालना है, हाफ mv स्क्वायर, राइट। डन।
और क्या था? What is latitude? जब हम कहते हैं लैटिट्यूड ऑफ 60, देखो अर्थ जो है वो ऐसे घूमती है अपने एक्सिस पे, ये अर्थ का इक्वेटर हो गया। लैटिट्यूड ऑफ 60 का क्या मतलब होता है बच्चों? यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे जो लाइन बनी, तो जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, आपको इसकी स्पीड पूछिए तो करना तो वही है, इक्वल टू ओमेगा, बस फर्क क्या है, रेडियस, और जो रेडियस है वो निकाल दो, और ओमेगा अपने को बताइए अर्थ का, है ना? इस तरह से तो मतलब क्या कंडीशन लग जाएगी? दोनों के लीनियर वेलोसिटी सेम है। हाँ वो भी सेम है। अभी इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरे करना ही होता है। क्या कंडीशन क्या लगेगा? सिर्फ टैप से डिजिटल वाला है, हाँ उसकी से टाइप फाइंड हो जाएगा, कौन सा टाइप, जितने टाइप में से वो टाइप को यूज टू रिजल्टेशंस भी 100%, so फर्स्ट का फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट का कैसे ढूंढोगे? जब कंडीशन है सेकंड की भी 100 रेवोल्यूशंस तो फर्स्ट का कैसे ढूंढोगे? तो एक का निकल जाएगा, तो आप कौन सा टैप से आप तो आपको गलत कह रहे हो, कुछ तो आपने धक्का लगाया, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन फर्स्ट की है, कुछ सेकंड की है। जब तक आप वो कंडीशन नहीं लगाओगे कि दोनों का वी सेम है, तब तक आप एंगल डाल नहीं सकते। आगे से देखो ना, फर्स्ट का आपको क्या दिया है? फर्स्ट का आपको अल्फा दिया है, बट फर्स्ट का आपको कोई फाइनल कंडीशन दी नहीं हुई। सेकंड की आपको फाइनल कंडीशन दी हुई है, लेकिन इनिशियली कुछ नहीं दिया होगा, कोई अल्फा हो गया। पहले जब रिलेट करोगे तभी कंडीशन अप्लाई होगा। आगे फोर्थ बच्चों, मैंने आपको बहुत बार बताया, कोई भी ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा जब हम ऑप्शन से कुछ भी एलिमिनेशन वगैरह लगाते हैं ढूंढ के कर लेते हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, करे भी मत, आपको ये ओमेगा का रिलेशन दे दिया, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा थीटा, अब ओमेगा जो फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है आप देख सकते हो कि ये किसके साथ है? टाइम के साथ। सबसे पहली बात तो आपको ये दिखनी चाहिए
जैसे और लिखा भी हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो काउंटेड फ्रॉम t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 से थीटा बढ़ता जाए, अगर थीटा बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन टू ओमेगा? ओमेगा कम होगा, मानते हो? पहले तो अल्फा निकाल लेते हैं क्योंकि अल्फा का ग्राफ बनाना है। कैसे? डी ओमेगा बाय dt क्या बन गया? माइनस ये जो भी कोई कांस्टेंट है a डी थीटा बाय dt। डी थीटा बाय dt क्या होता है? तो ये है माइनस a ओमेगा। करेक्ट? आई थिंक इतने से आंसर आ गया सीधा। कैसे? टाइम के साथ ओमेगा कम हो रहा है तो मतलब अल्फा कम होना चाहिए। कौन से ग्राफ से बचे? ए और सी बचे जिसमें अल्फा कम हो रहा है। इन दोनों में से कौन सा आएगा? आप देख सकते हो कि दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है, ए और सी ग्राफ्स की, सिर्फ साइन का फर्क है। तो एक में पॉजिटिव से 0 जा रहा है, एक में नेगेटिव से 0 जा रहा है, तो क्या होगा? ए कांस्टेंट है तो जनरली हम पॉजिटिव ही मानते हैं, कुछ नहीं मेंशन होता, तो फिर क्या होगा? सी ऑप्शन है। इज दिस क्लियर? आइडियली क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि अल्फा कि जो ए है वो पॉजिटिव है, कुछ नहीं मेंशन होता तो भी हम आगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया, ठीक है, मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। ए ऑप्शन का क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? मॉड डेल्टा वी वेक्टर का मॉड इज नॉट इक्वल टू, क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है, क्या ये ट्रू है फॉल्स? ट्रू है, ऑफ कोर्स वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो ए ऑप्शन तो गलत ही होगी। ठीक है, बट वैसे हम हर टर्म को समझ लेते हैं। नहीं, अच्छा अभी सही हो गया, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 तो सही हो गया। नेक्स्ट, डेल्टा ऑफ मॉड बी 0, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0, क्या ये ठीक है बात? यस, फॉर्म लिखा हुआ है तो ये ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड? बी ऑप्शन वही सेम बात अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए कहिए। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0, मतलब हम कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है और डायरेक्शन भी कुछ फिक्स ही है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, so this statement is correct, मतलब this part is correct। और नेक्स्ट पार्ट, डेल्टा ऑफ मॉड w मॉड ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये भी सही है, तो बी भी करेक्ट हो गया। सी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन रेडियस वेक्टर, मतलब चेंज इन पोजीशन, क्या पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है? yes. तो सी का फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, और डेल्टा ऑफ मॉड आर इज 0, रेडियस तो कांस्टेंट ही है, तो ठीक हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। डी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें एक्सेलरेशन कैसी होगी? कैसी होगी? वो कौन सी होगी? टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? क्यों? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है हर इंस्टेंट, तो हम कह रहे हैं
मॉड ऑफ डेल्टा है मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है। ट्रू क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज कर रही है और डेल्टा ऑफ मॉड है जीरो। ट्रू क्योंकि एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर बाय r होगी और v कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है तो इसका डेल्टा तो जीरो है। तो चारों स्टेटमेंट्स है। क्या ये बात समझ आई सबको? ठीक है। होता क्या है ना तो डेल्टा लगाओ वेक्टर साइन लगाओ तो ज्यादा की है कुछ बिल्कुल उसी पे बेस्ड है नॉर्मल। क्लियर ऑल? आगे बचो। ओके सी ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे? dt by dt का मॉड d v वेक्टर by dt का मॉड मतलब ये क्या चीज है? नेट एक्सेलरेशन। जब आप d v वेक्टर by dt करोगे तो नेट एक्सेलरेशन है ना? हम कह रहे हैं नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन d by dt ऑफ मॉड v। ये राइट हैंड साइड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वो क्या चीज है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई टोटल एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ट्रू क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल तो होगी कुछ ना कुछ तो टोटल तो सुना देगा। ठीक है तो वो चीज सिंपल है वो बार-बार ये डेरिवेटिव लगा के और मॉड लगा के। क्या आंसर गलत है? सही हाँ अच्छा एक बात ना ये समझ लेना ये एक्चुअली थोड़ा लिखा गलत तरीके से हुआ है इन द सेंस कि मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं मतलब जो वेक्टर साइन है ना वो v के ऊपर आता है d के ऊपर नहीं आ सकता। डजंट मेक एनी सेंस। समझ रहे हो? B option. Linear velocity of a particle in uniform circular motion relative to different points must be equal. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में अगर जा रहा है तो उसकी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी है। करेक्ट? और यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। हम कह रहे हैं कि ये वेलोसिटीज रिलेटिव टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। मान लो मैंने कोई पॉइंट ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, कि वो सेम होनी चाहिए। मतलब जो ए को दिखेगा वही सी को दिखेगा वही डी को दिखेगा। यस क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है ना, एबीसी फिक्स कर दी। अगर तो एबीसी खुद मूव कर सकते होते फिर तो हम कहते हैं कि भाई हाँ रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लग गया इसलिए आंसर अलग बन जाएगा। और जब एबीसी तीनों फिक्स्ड पॉइंट्स ही हैं तो उनको तो सबको सेम ही बात नजर आ रही है। तो जैसे ऑप्शन में कुछ गिवन है कि पॉइंट्स ये वाला B clear हो गया सबको? Yes sir. अब A option angular velocity of a particle in uniform circular motion relative to different points. ये हो सकती है और ये हमने आज पढ़ा है। ठीक है ठीक है लीनियर नहीं होती एंगुलर होती है। ठीक है वी विल अंडरस्टैंड दिस। What about D option? Is this correct or not? No, false. Why? सर क्योंकि वो पहले एक्सेलरेट करते वो थे तो एक्सेलरेट ऐसा हो सकता है ना पहले एक्सेलरेटर पे किया एक्सेलरेट करके जैसे भी करके टाइम स्टेप कर ले। It does not necessarily mean कि भैया स्पीड कांस्टेंट। आगे इसमें बच्चों अभी कुछ होंगे जो नहीं हुए होंगे ना 7th 8th रिलेटिव वाला।
चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 2 V2 क्या है? V0/2 आना होगा ना। एनीवेज मेरे ख्याल वो आंसर तो नहीं है ना, इसका ए आएगा। एक मिनट, मैंने एक क्यों नोट किया? ए आएगा इसका आंसर। किसे? ठीक है जी। बी का नहीं, वो तो अभी होंगे नहीं, इसलिए मैं अभी एक बार आगे बढ़ रहा हूँ। अभी बी पार्ट में बच्चों हम दोबारा डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, तो अभी फिलहाल नहीं होंगे। तो बच्चों आई थिंक सबको लास्ट क्लास में जो हमने इस तरीके से डिराइव किया था वो सारा क्लियर हो गया कि भाई 2 कंपोनेंट्स कैसे आ गए और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। कि एक कंपोनेंट स्पीड बढ़ा रहा है और दूसरा कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज कर। तो डायरेक्शन वाला तो कंपल्सरी होगा ही, और उसको क्या नाम दिया हुआ है हमने? सेंट्रीफ्यूगल। आपने बच्चों एक बात और भी ऑब्जर्व की कि जो कंपोनेंट को स्पीड बढ़ा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी के हिसाब से? उसके पैरेलली है। एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल है वो क्या कर रहा है? वेरी लॉजिकल कि अगर आप वेलोसिटी के पैरेलल ही धक्का मारोगे या उल्टा धक्का मारोगे तो स्पीड चेंज होगी। और जो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है? ये बच्चों ट्राई करो। ये ऐसा लिखना था ना, कहाँ तक लिखा था हमने? यहाँ तक लिखा था ना। हाँ तो हम जब हम एंगुलर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास 2 डायरेक्शन आ गई, टेंजेंशियल सेंट्रीफ्यूगल। वेलोसिटी टेंजेंशियल के अलोंग होती है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों। ठीक है बच्चों, तो भाई अब मतलब जो बात याद रखनी है, जैसा हम लाइन प्लेन में कहते थे कि कंपोनेंट्स लॉन्ग लाइन लाइन परपेंडिकुलर लाइन, जहां सर्कुलर मोशन आ गई, ठीक है, वहां पे आपने हमेशा जो कंपोनेंट्स लेने हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन है चाहे वो आगे हम फोर्स पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं? along the tangent and मतलब इनिशियल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो फिर से लिख लेते हैं, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो dv/dt है और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं बच्चों, v स्क्वायर r भी लिख सकते हैं और उसको v ओमेगा भी लिख सकते हैं।
फिर एक बात का ध्यान रखना है कि जो टी कैप सी कैप है बच्चों, ये कांस्टेंट वेक्टर्स ही है ना, क्यों? डायरेक्शन तो इनकी इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? हम तो एक इंस्टेंट पे ड्रॉ कर रहे हैं, हमने कहाँ कहीं यूज किया कि ये कांस्टेंट है कि नहीं, हमने एक इंस्टेंट पे इनको ड्रॉ किया, उसके हिसाब से उस कंपोनेंट्स लेके सॉल्व कर। ठीक है, तो हम सेम बात को ऐसे फिगर बनाते भी शो कर सकते हैं। हमने कहा है फिगर में तीन चीजें दिखाई, वेलोसिटी, टेंजेंशियल, सेंट्रीफ्यूगल। और जो एक बात आपको रिजल्ट देख के ये भी समझ आ रही होगी कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर डिपेंड कर रही है ना, डी बाय डी। whereas जो सेंट्रीफ्यूगल है वो डायरेक्टली स्पीड पर डिपेंड करता है। Yes, Open? Yes. तो जो कंपोनेंट ऑफ एरिया में आपको बताया था कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है वो मैग्नीट्यूड फिक्स करता है, राइट? और जो एसी है वो डायरेक्शन। ठीक है, जो आपने देखा होगा मैं बार-बार अलग-अलग फॉर्म पे लिखवाई जा रहा हूँ क्योंकि ये किसी तरह नहीं होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि 80 तो सिर्फ तभी प्रेजेंट होगा जब स्पीड चेंज हो रही होगी, है ना? एसी जो है वो तो हो गई, एसी के बिना तो हो ही नहीं सकता। इंडिविजुअली अगर हम सोचें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हर इंस्टेंट पे चेंज कर रही है और सेंट्रीपिटल की भी चेंज कर रही है हर इंस्टेंट। मान लो एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो 80 तो आया ही नहीं, सिर्फ एसी है जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, एक बात तो और समझो, ये जो वैसे वहां लिखा हुआ है वैलिड एवरीवेयर, उसका क्या मतलब है? What it means is कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये सर्कुलर नहीं, किसी भी टाइप ऑफ मोशन में आप लगा सकते हो, हर जगह ही ऐसा होता है कि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल होता है वो डायरेक्शन स्पीड चेंज करता है और जो उसके परपेंडिकुलर होता है वो डायरेक्शन। तब ये सर्कुलर के लिए ट्रू नहीं है, ये जनरली कोई भी मोशन के लिए ट्रू है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो बच्चों हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करें, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं? नाउ विद दिस नॉलेज कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या काम कर रही है? जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो क्या मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, स्पीड चेंज नहीं कर रही उस इंस्टेंट पे। ठीक है, उसका एज सच कोई काम नहीं होता, बट आपको मतलब स्पेसिफिकली क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। लिख लिया बच्चों? और एसी जो है वो हर जगह प्रेजेंट होगा, राइट? क्लियर? ओके, अब बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करो। उन्होंने सी कैप डायरेक्शन डिफाइन की है, इसमें कैसे डिफाइन किया कि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कि वो डायरेक्शन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कल में तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे वो परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर। तुम्हारा स्क्रीन ऑर्डर कर दिया मैंने, एक आध दिन में आ जाएगा। तो दूसरे हॉल में ट्राई किया था, वहां तो कोई खास फर्क नहीं था, तो फिर लगा स्क्रीन वाला ही परमानेंट काम करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। ये हो जॉब होना चाहिए सबका, ठीक है? नो सिली मिस्टेक्स, we're getting exactly 5 minutes.
हाँ जी, हो गया? सबका हो गया? 1 मिनट तो मैं एक्स्ट्रा दे चुका, 1 नहीं ज्यादा ही हो गए। हाँ जी, सही कह रहे हो, अंडर रूट में आएगा। हाँ चलो अब एग्जैक्ट बताना मुझे सब कितने लोगों का ठीक है। ये आएगा √8 π/r इंटू √9 + 64 π²। कितने लोगों का एग्जैक्टली ठीक था? हाँ वो ठीक है, बट बनना ये चाहिए, मतलब सिंप्लीफाइड नहीं, मतलब ये भी नहीं कि शुरू में ही छोड़ दिया। AC 80। हाँ वो ठीक है। ये ठीक है, दिखाना 1 मिनट हाथ। ओके गुड। तो सबको पता है क्या करना है इसमें? भाई क्वेश्चन इसलिए अच्छा था, काफी कुछ यूज हो रहा है, मतलब जितने कंसेप्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं सारे ये लग गए इसमें। कैसे? एक तो आपको सबसे पहले AT निकालना पड़ेगा, AT को सीधा dV/dt करके निकाला, ठीक है। AC कैसे निकलेगा? V²/r करके, तो V दिया हुआ है उससे AC निकल आया, तो आपने A का रिजल्टेंट लिख दिया, ठीक है। एक पार्ट तो ये हुआ। पैरेलली आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन जो दी हुई है वो 1 रेवोल्यूशन की टर्म्स में दी हुई है, कंडीशन डायरेक्टली टाइम की टर्म्स में नहीं दी हुई। तो आपको क्या करना पड़ना था? पहले आप V से ओमेगा निकालोगे। ओमेगा क्यों पता चला कि ओमेगा लिखना है? क्योंकि एंगल की टर्म्स में कंडीशन है, तो एंगुलर वेरिएबल तो लाने ही पड़ेंगे। तो ओमेगा आ गया, ओमेगा को dθ/dt लिखा, फिर इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है ना। तो इससे ये टाइम आ गया, ठीक है। उस टाइम को जब हमने वहां सब्स्टिट्यूट किया तो वो आंसर बन गया। क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये एक बच्चे एक लाइन लिख लो, अभी तक हमने लिखी नहीं थी, कि ओमेगा की डायरेक्शन हम कैसे बोलते हैं, जो मतलब अभी तक हम यूज करते आए हैं, कि ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कुछ ऐसा नहीं होता, जो मर्जी ले लो, डजंट मैटर। तो इसको जो हमने जान के लिखा है प्रैक्टिकल, है ना, मैथमेटिकल डायरेक्शंस नहीं है ये, मैथमेटिकल इट इज समथिंग एल्स, जो कि अभी लेटर ऑन आएगा। बट अभी हमारा काम जो है, इसको सिंपली ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कह के चल जाता। क्या मतलब, हम तो ये मानते हैं कि हम देख रहे हैं, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कि जैसे मान लो मैं ऐसे एक सर्कल दिखा रहा हूँ,
तो वो आपके लिए क्लॉकवाइज है, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप जो आंसर कर रहे हो आप अपने हिसाब से करो कि जैसे आपको कॉपी में दिख सके। क्लियर बच्चों? हम्म हम्म क्या फिर बोलो? हम्म देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम कोई भी जनरल केस में ओमेगा निकाल सकते हैं, नॉट नेसेसरी सर्कुलर। अभी तो हमने सर्कुलर में ओमेगा सीखा था, जिसका एक्सप्रेशन क्या था, v by r। अब हम लोग जनरल केस के लिए सीखेंगे जो है तो v by r जैसा ही, बट एग्जैक्टली वो नहीं। ठीक है, तो now heading दो कि हाउ टू फाइंड ओमेगा फ्रॉम v, r। तो जो सिचुएशन समझो क्या है, मान लो एक पार्टिकल ए यहाँ पे, एक पार्टिकल बी यहाँ पे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये कोई लाइन मतलब कोई रॉड या थ्रेड नहीं है, कोई डिस्टेंस आ रहा है उनके बीच में, और दोनों की वेलोसिटीज गिवन है ए बी। ठीक है, जो कि रैंडम है। ए की वेलोसिटी भी किसी की तरफ हो सकती है, बी की वेलोसिटी भी किसी की तरफ। बेसिकली आपको क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, टू पार्टिकल्स जिनके बीच का डिस्टेंस पता है आपको, और उनकी वेलोसिटी, और कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, अगर आप देखो जैसे ये VA लिख दिया, ये PB लिख दिया, व्हाट वी डू इज we first of all take components of velocities perpendicular to the line joining। ठीक है, ये जो लाइन थी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हैं हम वो लेते हैं। ठीक है, याद करो काइनेमैटिक्स में 2D में हम क्वेश्चंस करते थे। मान लो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होता है कि दोनों को मीट कर रहे हैं या कुछ, फिर मुझे कौन से कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट होता है, अलोंग द लाइन, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम कौन से कंपोनेंट्स कर रहे हैं, जो अलोंग द लाइन होंगे, है ना। फिलहाल मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई एम टेकिंग कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। बात समझ आई? तो इसको लिख दिया एज VB परपेंडिकुलर, इसको लिख दिया VA परपेंडिकुलर। तो इट टर्न्स आउट कि जो एंगुलर वेलोसिटी आती है दैट इज इक्वल टू VREL परपेंडिकुलर अपॉन r। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, इसको हम बच्चों प्रूव नहीं कर सकते, इट इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। हम जो समझ सकते हैं वो ये है, एक मिनट के लिए बच्चों सोचो, एक मिनट के लिए मान लो ए किसी सर्कल का सेंटर है और बी उसके अबाउट एक सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो अगर बी उसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है तो कौन सी वाली स्पीड होगी बी की सर्कल के अंदर? सिर्फ ये परपेंडिकुलर वाली होगी ना, टेंजेंशियल ही होती है। तो उसके फिर हम ओमेगा कैसे बोलते हैं अगर यही वाला बी दिख रहा है, परपेंडिकुलर वाला v अपॉन r, यही करते हैं। तो जो सर्कल में हम ओमेगा इक्वल टू v by r लिखते हैं दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस। ये जनरलाइज्ड है। वहां पे तो हमने पहले ही क्या मान लिया, जो सेंटर है वो रेस्ट है, करेक्ट, और दूसरे बॉडीज के अराउंड ही घूम रही है।
ये हमने जनरलाइज बना दिया और ये बच्चों सिर्फ इस इंस्टेंट पे। क्यों? थोड़ी देर बाद तो ए और बी की पोजीशन अलग अलग हो जाएंगी, तो फिर आर चेंज हो जाएगा तो कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये जो ओमेगा होता है ये सिर्फ एक इंस्टेंट पे निकलता है। ठीक है, क्या करना है फिर से, दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे, लाइन ज्वाइनिंग गन के साथ क्या करोगे, यू विल टेक कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, फिर रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की और उसको रेडियस से डिवाइड 2D इसी प्लेन में ऐसा होता है। ये मतलब चाहे ए की बोल दो चाहे बी की बोल दो, ए को बी किस ओमेगा से घूमता हुआ नजर आ रहा है या बी को ए किस ओमेगा से घूमता हुआ। अभी एक एग्जांपल अभी और लेंगे, सॉर्ट हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक को एग्जैक्टली सर्कल में बदलते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो सर्कुलर मोशन बना रहा है। एग्जैक्ट सर्कल तो मोशन नहीं, जो थोड़ा सा सर्कल का पार्ट बन रहा होगा वो वेलोसिटी के किस कंपोनेंट से बन रहा है। एक जनरल एग्जांपल आपको बताता हूं जो उससे आपको एकदम क्लियर होगा कि ओमेगा क्या है। ठीक है, जैसे बच्चों मान लो एक और केस लेते हैं हम, एक बार ये बना लो कि ए के फ्रेम में क्या दिख रहा होगा जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी दे दूंगा। ए को एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर में दिख रहा होगा और एक कंपोनेंट पैरेलल में दिख रहा होगा। तो जो अभी आपने पूछा था, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या कर रहा होगा, वो तो उसको ऐसे घुमा रहा होगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या कर रहा होगा, वो उसको दूर लेके जा रहा होगा। जैसे वो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो ऑलरेडी दूसरी लेके जा रहा है, तो फिर रेडियस चेंज हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि एक इंस्टेंट का है। तो देखो जो हम स्पेशल केस करते हैं, जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या होता है कि ये कंपोनेंट जीरो है। राइट बच्चों, तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि फिजिकली नहीं समझ आ रहा कि कौन सा ओमेगा क्या है ना। तो क्या होता है, मैं क्लियर करता हूं।
जैसे बच्चों मान लो एक पार्टिकल है, ये ऐसे कोई भी रैंडम पाथ पे मूव कर रहा है। एक मेरा है पॉइंट पी, जिसको मैं जहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस पार्टिकल, ठीक है। मेरा पार्टिकल ऐसे कोई भी कर्व पाथ फॉलो, तो मैं बच्चों अगर पॉइंट पी से डिफरेंट इंस्टेंट्स पर पोजीशन वेक्टर्स बनाऊं अपने पार्टिकल के, लेट्स से द पार्टिकल इज ए, वो कैसे बनेंगे? अभी ऐसे बनेंगे, कुछ देर बाद ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, आंसर अंतर। क्या पोजीशन वेक्टर बच्चों रोटेट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है, उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, दैट्स अ सेपरेट इशू, पर क्या वो रोटेट भी कर रहा है? तो जो उसकी रोटेशन की स्पीड है उसको हम ओमेगा, मतलब ये जो एंगल बनता जा रहा है पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, मतलब मैं कोई भी रेफरेंस लाइन ले लूं, लेट्स से ऐसे ले ली, तो ये बच्चों जो एंगल है, ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब जो डी थीटा बाई डी थीटा, वो बात समझ आती है बच्चों? वो अभी फिलहाल कुछ नहीं पता चल रहा, मतलब ये तो अभी सब सीख रहा है। मतलब इस समय तो ये समझ आ रहा है कि ओमेगा जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो गया, और फिजिकली मतलब ठीक है ये भी समझ आ गया, बट स्टिल यूज क्या है नहीं पता हमें। एक बच्चों मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे हम यूज की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर योर नॉलेज, नथिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर एज सच, प्योरली फॉर योर नॉलेज। जो हमारी ह्यूमन आई होती है, ठीक है, वो ह्यूमन आई प्लस ब्रेन का जो सिस्टम है, वो जिस तरीके से ये सेंस करता है कि कोई बॉडी स्लो मूव कर रही है या फास्ट मूव कर रही है, दैट इज बेस्ड अपॉन डी थीटा, ठीक है। मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे, मैं ऐसे कहूं, ठीक है, मेरे सामने से ऐसे कार जा रही है, अगर मैं उस कार को ऑब्जर्व करता जाऊं तो क्या मेरी आईज घूमेगी? है ना? तो जो आईज के घूमने की स्पीड होगी वो ओमेगा, ठीक है। तो जितना ओमेगा ज्यादा होता है उतना हमें ऐसा लगता है कि बॉडी फास्ट जा रही है, जितना ओमेगा कम होता है उतना हमें लगता है कि बॉडी स्लो, ठीक है। यहाँ पे पंगा कब पड़ता है आप सोचो, जैसे आप कोई मतलब मान लो आप किसी बहुत ही खाली से एरिया में जा रहे हो और आप कोई दूर कोई पहाड़ देखते हो, क्या लगता है उस पहाड़ पर? क्या आपको मूविंग लगता है? ऐसा लगता है कि वो पहाड़ रेस्ट पे है, या सन देख लो या चांद देख लो, कोई वो तो सब आपको रेस्ट पे लगता है ना। उसका रीजन क्या है? जब आप उसकी जब एक तरह से आई उसका ओमेगा निकाल रही है, जब बी बाय आर कर रही है, तो क्या हो रहा है, आर बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो ओमेगा जो है वो नेग्लिजिबल है। इसलिए हमें जो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे लगता है कि वो रेस्ट पे होता है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा बिल्कुल वही सेम चीज प्लेन में भी एप्लीकेबल है। तो जो 3A का ये क्वेश्चन आता है ना, इसे 7th क्वेश्चन देखो, एक बार ट्राई करो।
आपको तो दो सेपरेट आंसर्स निकालने हैं, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा और सी के रिस्पेक्ट में क्या। अब 9th करो बच्चों, 7th के बाद। आंसर चेक कर लो, आंसर तो बताइए आपको। जो 7th हो गया सबका? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. क्या किया है? बी, बी के हिसाब से वो लाइन जो ड्रॉ करनी है हमें, तो 2r की लाइन बन गई और वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर ही है, तो ओमेगा क्या दिख रहा है उसको v/2r। सी के हिसाब से v/3r। ये फिर भी आसान था कि वेलोसिटी पहले ही परपेंडिकुलर है और जो b और c है ये रेस्ट में। तो अगर आप जो ध्यान से सोच पाओ, बेसिकली ये 7th क्वेश्चन और एक वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो डाउट पूछा था, वो सेम ओमेगा डिफरेंट ओमेगा वाला था ना। हाँ, सेकंड एबी, ये 7th क्वेश्चन वो सेम सिचुएशन ही है ना। ये क्या बता रहा है 7th क्वेश्चन कि बी और सी को लीनियर स्पीड तो सेम दिख रही है अभी, लेकिन एंगुलर स्पीड्स डिफरेंट। लेट ऑल, ठीक है। 9th बच्चों करना कंप्लीट घर पे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बच्चों आता है डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स हो गया, सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट पार्ट आता है डायनामिक्स। ये बताओ बच्चों मुझे कि डायनामिक्स में बेसिकली क्या होता है, हमें न्यूटन सेकंड का बताना। F = ma। एक्सेलरेशन हमें समझ आएगी कि कैसे करना है क्या। तो होगा क्या बच्चों, जितने भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन हैं, अब अगेन वही पुराना कंसेप्ट, हम एक्टिविटीज बनाएंगे किसी भी इंस्टेंट पे। कंपोनेंट्स किधर को लेंगे? टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इन सेंट्रीपिटल। हमें ये भी समझ आ चुका है कि भाई सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होनी ही चाहिए, मानते हो?
इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बॉडी सर्कल में तभी मूव कर सकती है जब आप उसको सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स से, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स से, अदरवाइज वो बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर सकती। क्या आप इसके कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं मुझे? आप एक स्टोन को थ्रेड से बांधो और ऐसे घुमाओ, ठीक है ना, तो थ्रेड टेंशन दे रहा है इसलिए वो सेंट्रीपिटल है और इसलिए वो थ्रेड काट दो एकदम सीधा चला जाएगा, सर्कुलर मोशन साथ के साथ खत्म। अभी और एग्जांपल, अर्थ सन के अबाउट कैसे घूम रहा है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट कैसे घूम रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। एक कार या फिर एक बाइक टर्न कैसे लेती है मोड़ पे? तब वो थोड़ी देर के लिए सर्कुलर मोशन में आई तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दी? फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई कि ऐसा होता है कि अगर आप हाई स्पीड से टर्न करोगे तो क्या होता है? स्किड हो जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन की तो लिमिट है ना। अगर आपने जिस तरीके का सर्कल बनाया तो जितनी आपको अगर रिक्वायर्ड है, अगर फ्रिक्शन उतनी नहीं प्रोवाइड कर पाई तो क्या होगा? इसलिए आप ऐसे सोचो, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हुई? v²/r। ठीक है, तो फोर्स क्या बन गई? mv²/r, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी एक लिमिट है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की हमें पता है एक लिमिट होती है, तो इसकी एक लिमिट है। ठीक है, तो आप जनरली बच्चों जब आप टर्न लेते हो आप क्या कोशिश करते हो? या तो स्पीड कम कर लेते हो या फिर अगर आपको दिख रहा होता है कि स्पीड ज्यादा ही है और टर्न लेना ही पड़ेगा तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा बड़ा टर्न लेते हो, आप शार्प टर्न नहीं लेते। बड़े टर्न का मतलब क्या हुआ? रेडियस बड़ा कर दिया। तो आप क्या कोशिश कर रहे हो कि वो जो फॉर्मूला है mv²/r, या तो आप उसमें v कम कर रहे हो या उसमें r ज्यादा कर रहे हो। आगे बात समझ? ठीक है, तो सब कुछ वही है बच्चों, पहले वाला। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज वेरी वेरी सिंपल। मेन एक बात का ध्यान रखना है कि कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं। अगर आपको ख्याल हो बच्चों, मैं रिसेंटली एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, एक टेंशन वाला, याद है, जिसमें आंसर दो आ रहे थे, mg cos थीटा और mg by cos थीटा, है ना। तो अगर आप देखो वहां पे भी मैंने आपको वही समझाया था कंपोनेंट्स लेके कि भाई किसके अलोंग कंपोनेंट्स लेने हैं। तो अगर आप देखो तो हमने कंपोनेंट वो सर्कल का ही किस तरह, और वहां पे हमने कंपोनेंट किसके अलोंग लिए? सेंटर के अलोंग लिए, है ना। तो जहां भी सर्कल आ गया हमने कंपोनेंट्स टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल में क्या हो जाएगा? बस जो फोर्स है इक्वल टू m v²/r पुट हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो देखो हेडिंग दे दो बच्चों, डायनामिक्स।
तो एक बात का बहुत ध्यान रखना है, एक ना कंफ्यूजन हो जाती है, हम ऐसे बोल देते हैं जब बॉडी सर्कल में जा रही है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। जब ऐसे बोलोगे तो ऐसा लगता है कि एज इफ कि जब बॉडी सर्कल में जा रही है तो एक नई फोर्स लगने लग गई जिसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, या आपने जूनियर क्लासेस में एक और टर्म भी यूज की होगी सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, उसको तो बिल्कुल ही भूल जाओगे सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ठीक है, अभी बाद में आएगा। बट ऐसे नहीं बोलना, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि जब बॉडी सर्कल में जा रही है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाती है, तो उससे मतलब माइंड में आएगा कि यहाँ एक नई टाइप की फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल। रादर हमें ऐसे बोलना है कि जब एक बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है तो वो बॉडी सर्कल में मूव करती है। फर्क समझ लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, वो सारी एग्जिस्टिंग फोर्सेस जो हैं उनका रिजल्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन। अंडरस्टूड? एंड सेंट्रीफ्यूगल की तो हमने फिलहाल बात नहीं की। तो बच्चों अब ऐसे कंपोनेंट्स लेके आप क्या करोगे, बस आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वल टू एम लगा दोगे और सेंट्रीफ्यूगल में भी अलग से इक्वल टू एम, ये बात नोट कीजिए। तो आपने मूवीज में कभी एक वैसा देखा है कोई एक्शन सीन में होता है कि जैसे किसी ने गोली मारी और जिसको गोली लगी वो गोली के साथ पीछे उड़ता ही गया, बताते हैं कई बार। एक बार इस बात को मोमेंटम कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि जिसने गोली चलाई वो तो ऐसे ही खड़ा है, जिसको गोली लगी वो गोली के साथ या पीछे, जस्ट थिंक ऑफ इट फ्रॉम मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सही है या गलत। क्यों भाई आप ऐसे सोचो कि मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना, जब जिसने गोली चलाई जितना गोली का आगे को आया मोमेंटम उतना पीछे को भी होना चाहिए, राइट? वही चीज जब सामने वाले पे लगी तो उसके लिए भी सेम, तो इट्स नॉट पॉसिबल जिसने चलाई वो तो वही रह गया और जिस पे लगी वो उड़ गया। तो सही क्या होता है, क्या दिखाते हैं, दोनों हो गए, जिसने चलाई वो पीछे को गया और जिस पे लगी वो आगे को गया, ठीक है? देख लिया? तो अब बच्चों हम इसके कुछ केसेस करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और उस कारण से सबवर्टेशन होती है। तो सबसे पहले हम केस करेंगे बच्चों मोशन ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल। एक प्लेन रोड है, उस पे हम देखेंगे कि कैसे एक बॉडी सर्कुलर टर्न देती है। तो बच्चों सबसे प्रथम तो ये बताओ कि अगर हमने एक बॉडी को सर्कुलर टर्न लेते हुए देखना है तो हम कहां से ऑब्जर्व करें जिससे कि हमें वो सर्कल दिखेगा?
सर्कल तो टॉप से दिखेगा ना, अगर हम उसको टॉप से देखेंगे तो सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम ये मानेंगे कि हमने टॉप से देखा और हमें ऐसे दिख रहा है कि बॉडी स्पीड v से रेडियस r का सर्कल है, ठीक है। तो मतलब ये हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस पे हो रहा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्लियर सो फार? अगर अब हम इसके एफबीडी का सोचें बच्चों, इसके फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे कहां से स्टार्ट करते हैं? एमजी। किधर को लग रहा होगा एमजी? ऐसे एमजी इनटू द प्लेन और नॉर्मल, ठीक है। एंड हमें पता है कि इस सिचुएशन में एमजी और नॉर्मल इक्वल होंगे, तो उनको डिवाइड कर रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। और तीसरी को फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर पर है? एक्चुअली क्या होता है, अभी तक हम हमेशा ऐसे ही बात करते रहते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी या कुछ, ठीक है। बट अब हमें ये समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको ख्याल है, मैं आपको हमेशा क्या कहता था कि व्हीकल के केस में फ्रिक्शन कैसे सोचते हैं, एफबीडी से कि एक्सेलरेशन की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलो अब बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन किधर पड़ेगी? v कांस्टेंट है लेट्स से, तो फिर तो सेंटीमीटर बची अंदर v स्क्वायर बाय r, वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा, और तो कुछ है नहीं। तो इस केस में बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इसका एफबीडी ऐसा होगा, फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट और ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी v स्क्वायर बाय r होगी। तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। और fs हमें पता है शुड बी लेस देन इक्वल टू µs है, और n क्या है? mg। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन बन के आ गई बच्चों? मान लो r कांस्टेंट है, तो हमारे पास v की कंडीशन निकल कर आ गई कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू µs स्क्वायर। क्लियर बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने होमवर्क में ये डी पार्ट कौन सा बच्चों? अभी डी नहीं होगा, सी कर लिया? तो फिर आप 3A का बी और सी कंप्लीट करना, ठीक है। बी कुछ बचा हुआ था साथ में,